Hello guys, beginning of the new week, मंडे being an off day, मंडे ऑफ था, हर पूरे देश में बंदी थी एक तरह से। और किस लिए थी आप सभी लोग जान रहे हैं। सभी लोगों ने देखा कि कल क्या हुआ अयोध्या में। आज के न्यूज़पेपर्स, कल के जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, सभी इसी न्यूज़ से भरे पड़े हैं। अयोध्या में राम का कंसेक्रेशन यानी प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हुआ रामलला का, उसके बारे में सभी अखबारों ने प्रमुखता से न्यूज़ छापी है। प्रमुखता से क्या कहें, समझिए आज के न्यूज़ का 80-90% कवरेज वही है सभी पेपर्स का। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसका पहला पेज देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज में ये दिस इज़ फुल पेज एडवर्टीजमेंट। तो कल जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ शुभ मुहूर्त में 12:30 बजे, और जिसका गवाह पूरा भारत बना, पूरी दुनिया बनी, हम आप सभी लोगों ने देखा। ये रियली एक एपॉक मेकिंग, हिस्ट्री मेकिंग इवेंट था, जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा थी। इसके चलते 1992 में क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। बहुत दिनों से एक केस लड़ा जा रहा था, डिसीजन आया, डिसीजन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का, ये मंदिर बहुत फास्ट पेस में इसको बनाया गया। L&T और टाटा ने मिलकर इसको बनाया और इसमें काफ़ी खर्च हुए, 1200 करोड़ रुपए के आसपास के खर्च का अनुमान है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है, देखिए आज के न्यूज़पेपर्स में तो सभी में इसमें खबरें छपी हैं कि कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या होगा, कौन कौन लोग अटेंड किए, टीवीज़ पर भी यही आ रही थी। लेकिन आज हम इसमें एक इसका जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस एरिया में, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे न्यूज़ एनालिसिस में। इस तरह की चीज़ें पर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया प्रमुखता से लिखता है कि दिवाली कम्स अर्ली। कल मॉर्निंग में 12:30 बजे जब वहाँ कंसेक्रेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहले से ही आह्वान था कि सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं, एक तरह से दिवाली मनाएं। और कल शाम में जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि पूरे देश में एक तरह से दिवाली मनाई गई। और कल कौन कौन अटेंड किए वहाँ, कितने VIPs थे, कितने वहाँ प्लेन्स आए, कितने हेलीकॉप्टर्स आए, किस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, क्या भोग प्रसाद था, इन सभी चीज़ों पर आज पूरी प्रमुखता से खबर छपी है। आने वाले में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, रजनीकांत, इंडस्ट्री के टाइटन्स मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। आदित्य बिरला। गर्भगृह में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाज़त थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, महंत नरेंद्र दास और मोहन भागवत RSS के चीफ, ये 5 आदमी ही अंदर थे जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था। तो ये सभी न्यूज़ में प्रमुखता से है। लेकिन अभी हमने जैसा दिखाया कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ये है पहला पेज, इसमें क्या कह रहा है, इसमें किंगडम रिबॉर्न, इसका देखिए अब इम्पैक्ट देखिए क्या है। ये दिस इज़ फुल पेज एडवर्टीजमेंट। लेकिन मैं एडवर्टीजमेंट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट है। ये इसमें अमिताभ बच्चन है सामने, और ये कहा जा रहा है किंगडम इज रिबॉर्न। इसमें लॉन्चिंग द सरयू करके वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया, अराउंड 44 एकड़ का एरिया को डेवलप किया जा रहा है। और उसमें जानते हैं प्राइस क्या है, उसमें प्राइस है 1250 स्क्वायर फीट का। प्राइस स्टार्ट जो होता है दैट इज 1.72 करोड़ से 1250, जो कि एक छोटा सा 2 बेडरूम जब बनता है आज के डेट में किसी फ्लैट में, तो 1250 स्क्वायर फीट के आसपास बनता है वो। तो उस तरह का जो प्लॉट होगा ना, उसकी कीमत होगी मिनिमम 1.72 करोड़। अब आप इसका समझ लीजिए इसी से कि वहाँ किस तरह की संभावनाएं हैं। लोग उसके खरीदने के लिए भी लाइन लगाए हुए हैं। खुद अमिताभ बच्चन ने वहाँ खरीदा है, लोढ़ा उसको डेवलप कर रही है। और वहाँ द लीला होटल जो 5 स्टार है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये 7 स्टार फैसिलिटी यहाँ रहेगा। तो ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है कि अयोध्या आने वाले दिनों में कैसे डेवलप करेगा।
अभी कल जो हुआ वहाँ मोर देन 100 प्लेन्स वहाँ लैंड किए। अयोध्या में हाल ही में अभी बनाया गया है एयरपोर्ट, उसका इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ मोर देन 100 प्लेन्स लैंड किए, 40 चार्टर्ड प्लेन आए। ऑब्वियस है कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, तो वो लोग आए, सभी को वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हैंडल किया। दूसरे कि वहाँ का पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पूरी तरह डेवलप किया गया, वहाँ इतने सिक्योरिटीज़ थे, तो कैसे इसको मैनेज किया गया। और ये अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने जो ये एडवर्टीजमेंट दिया है, ये एक पॉइंटर है कि वहाँ किस तरह का स्कोप है, किस आने वाले दिनों में इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि करीब 25,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू उनको मिलेगा एक साल में। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए 25,000 करोड़ यानी करीब करीब की $3 बिलियन एक साल में टैक्स रेवेन्यू सिर्फ अयोध्या से मिलने की उम्मीद है। ये टूरिस्ट हब इंडिया का सबसे बड़ा बनने की ओर अग्रसर है। अभी टूरिस्ट प्लेस इंडिया में कौन कौन सबसे नामी है? पुरी हो गए, साउथ में डिफरेंट मंदिर हैं, केदारनाथ, द्वारका, ये सभी मंदिर के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए फेमस हैं, बोध गया। लेकिन जैसा ही उम्मीद की जा रही है कि ये सभी मिलाकर जितना टूर वहाँ हो रहा है, उससे ज़्यादा अयोध्या में होगा। आने वाले कुछ दिनों में तो होना ही है। अभी देखिए कि फ्लाइट्स भी वहाँ अनाउंस किए जा रहे हैं, तो एयर ट्रैफिक भी वहाँ काफ़ी बढ़ेगी। अभी इस एक प्लेन कंपनी ने इंडिया अनाउंस किया है कि 1 फरवरी से वहाँ करीब 15 डेस्टिनेशन से प्लेन्स आना जाना शुरू कर देंगे। और अगले कुछ दिनों तक, ये ज़्यादा उम्मीद है कि अगले 4 महीने 5 महीने तक कंप्लीट बुक रहेंगे। वहाँ के होटल के जो कल रेट्स थे, टैरिफ 1-1 लाख रुपए तक के टैरिफ थे पर डे, 1 डे के। वहाँ जितने लोगों के घर थे, उन लोगों ने अपने 1-2 रूम को एक तरह से गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। और काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी कमाई हुई। तो जब इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है, कोई नया चीज़ मैप पर आता है, तो वहाँ पर आप छोटे छोटे मंदिर में जाइए ना, छोटे छोटे जगहों पर जाइए, छोटे पिकनिक स्पॉट पर जाइए, देखिएगा कि वहाँ आसपास में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेंडर्स, बहुत छोटी मोटी दुकानें, उससे छोटे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ तो कॉलोसस जो संभावनाएं हैं। साथ में रामायण टूर सर्किट भी शुरू किया जा रहा है, जो कि करीब 6,000 वहाँ से रामेश्वरम तक वो जाएगा ट्रेन। इम्पॉर्टेंट राम से रिलेटेड जितनी इम्पॉर्टेंट जगह है वो ट्रेन टच करेगी। तो ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए इंडिया का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, कल भारत के जितने भी लोग बाहर रहते हैं, चाहे वो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में था, चाहे लंदन में था, चाहे फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर के पास था, मॉरिशस में था, हर जगह लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था। और सभी लोग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग एक बार भारत आएंगे तो अयोध्या जाना चाहेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें भी बहुत लोग अयोध्या जरूर जाना चाहिएगा कि आखिर क्या हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, हम लोग भी जाना चाहेंगे। तो ये भारत में रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और रिलीजियस टूरिज्म का हब बनने से उसके साथ इकोनॉमी जो है, वहाँ तरह तरह के इंडस्ट्री सेटअप होंगे, वहाँ लैंड के प्राइसेस एस्केलेट करेंगे, वहाँ कितने 5 स्टार होटल्स आएंगे, इसकी माने कल्पना नहीं कर सकते। कितने गेस्ट हाउस बनेंगे, कितने तरह के और रेस्तरांस खुलेंगे, ब्रांडिंग होगी। अभी कल ही अदानी विल्मर ने वहाँ क्या किया, कितना करीब 5,000 से ज़्यादा जलेबीज बांटे कि राम को यहाँ जलेबी बहुत पसंद थे, राम बाल काल में जब थे तो उनको जलेबियाँ बहुत पसंद थी। तो अदानी विल्मर अपनी ब्रांडिंग इस तरह से कर रहा है, आईटीसी अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, डाबर अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। तो सभी कंपनियों को वहाँ अपार संभावनाएं दिख रही हैं। तो ये कल का जो इवेंट था ना, इसको इस तरह से आइसोलेशन में मत देखिए कि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। ये एक इपॉक मेकिंग ये इवेंट था, खासकर इकोनॉमिक फ्रंट पर। ये अयोध्या, उसके आसपास का एरिया का डेवलपमेंट जो होना है मैसिव, यूपी गवर्नमेंट
भारत सरकार सभी को जो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, विदेश से इतने लोग आएंगे वहाँ, भारत से इतने लोग जाएंगे, कैसे पूरे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का जो कहा जाता है पॉपुलेशन है करीब 2.5 लाख, और कल वहाँ प्रेजेंट थे करीब 4 लाख लोग, और अगले कुछ दिनों में, अगले 2-3 महीना में माना जा रहा है कि हर दिन वहाँ 2 से 5 लाख के बीच में लोग आएंगे टूरिस्ट। अब आप सोचिए कि इसको कैटर करने के लिए वहाँ कितने तरह के नए नए चीज़ खुलेंगे, कितने तरह की संभावनाएं होंगी। वहाँ के लोगों का एक तरह से रहन सहन बदल जाएगा, क्योंकि लोकल इकोनॉमी जो होती है वो बहुत चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगी अपने यहाँ। तो एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब पेपर में प्रमुखता से खबर है। और लीला ने अपना होटल खोलने का, ताज ग्रुप ने, ये सभी ने अपना होटल्स वगैरह खोलने का वहाँ एक तरह से आवेदन दे दिया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ जो बुकिंग होगी वो अगले, जब भी वो ऑपरेशनलाइज होगा उसके कितने दिनों तक वो फुल रहेगा कहना मुश्किल है। जितने भी वहाँ गेस्ट हाउसेज हैं सब अगले 2-3 महीने तक के लिए फुल्ली बुक्ड हैं। जितने एयरलाइंस वहाँ चलेंगे उन लोगों का ये मानना है, उन लोगों का ये रिसर्च है, ये सर्वे है कि अगले 5-6 महीना तक फुल बुकिंग रहेगी। तो इस इवेंट को, इस न्यूज को इस एंगल से देखिए। जेट्स, कॉप्टर्स, स्वैंकी कार्स, VIPs, 10 लाख दियाज, अयोध्या चेंज्ड, सो हैज लाइफ देयर। ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या में रहने वाले लोग, उसके आसपास के लोग, सभी के लिए ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो इसको इस तरह से देखिए। एक दूसरा न्यूज़ है, अब अयोध्या से हटकर हम लोग जाते हैं। इंडियन नेवी क्लोजली ट्रैकिंग चाइनीज वेसल बाउंड फॉर माले। अभी भारत और मालदीव के बीच में जो डिप्लोमेटिक रो हुआ, जान रहे हैं, मालदीव ने अल्टीमेटम दिया है भारत को कि 15 मार्च तक आप अपनी आर्मी वहाँ से हटा लीजिए मालदीव से। तो मालदीव में क्या आर्मी है, इस पर पहले भी हम लोगों ने कवर किया है कि मालदीव में अप्रॉक्सीमेटली 100 इंडियन आर्मी पर्सनल है जो कि नॉर्मली चॉपर्स वगैरह फ्लाई करते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए। एक न्यूज़ ये भी आई थी कि कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, कि एक बच्चे की वहाँ डेथ हो गई क्योंकि इंडियन चॉपर्स को वहाँ जल्दी जाने नहीं दिया गया, अलाउ नहीं किया गया। तो ये सब के बीच में चाइना से उसकी नज़दीकी बढ़ रही है मालदीव से, ये एकदम ऑब्वियस है। मिस्टर मुइजू जो है वहाँ के अभी हेड ऑफ द स्टेट, उनका चाइना के तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, वो हाल में चाइना से होकर भी आया है। अभी न्यूज़ आई है कि चाइना ने अपना एक वेसल शिप के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू माले की तरफ रवाना किया है। अब इसमें स्पाई वेसल है, क्या है, बहुत तरह की चीज़ें होंगी नेचुरली मॉनिटर करने के लिए। चाइना इसमें बहुत बड़ी संभावना तलाश रहा है, क्योंकि मालदीव जो है इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट वेंटेज पॉइंट है इंडिया के लिए, वहाँ से पूरे चारों तरफ नज़र रखी जा सकती है। अब चाइना उसमें एंट्री ले रहा है भारत से रिश्ते खराब होने के बाद मालदीव का। तो उन लोगों ने एक प्लेन भेजा है। अब वो प्लेन कैसे जाएगा, वाया श्रीलंका जाएगा, वाया वहाँ जाएगा, वहाँ लैंड स्टे करेगा कितने दिन वहाँ पोर्ट पर माले में, ये देखने की बात है। तो इंडियन नेवी जो है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका कि फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकता है। अयोध्या में एक चीज़ हम लोगों ने ये करना, अयोध्या में जो मंदिर में जो रामलला की मूर्ति बनी है ना, वो मूर्ति किसने बनाया ये तो सभी लोगों को पता है, योगी राज। वो मूर्ति में कितने सारे हीरे, स्वर्ण, पन्ना, पुखराज, कितने सारे रूबीज वगैरह लगे हुए हैं, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट आई है कि ये बहुत सारे उसमें लगाए गए हैं, डायमंड, रूबी, गोल्ड, एमराल्ड, ये सारी चीज़। तो वो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जहाँ पूरे देश दुनिया की नज़र लगी हुई है, वो तो होगा ही। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इकोनॉमिक फ्रंट पर इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, EVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टू इंडियाज ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी, लाइकली 1 करोड़ यूनिट बाय 2030। ये सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया का ही न्यूज़ नहीं है, ये जितने भी आज के न्यूज़पेपर है ना, सभी में ये प्रमुखता से खबर छपी है कि APII के जो सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा 2030 तक भारत करीब करीब 1 करोड़ यूनिट पर ईयर बनाना शुरू कर देगा। और संभावना आगे यही हो रही है कि धीरे धीरे ये
जो पेट्रोल डीजल ये सब से चलने वाली है वो सब धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भारत में चलेंगी या दुनिया में अधिकतर जगह चलेंगी, क्योंकि वो कार्बन फ्री करने के लिए इन्वायरमेंट को वो बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। टाटा ने अपना लॉन्च कर दिया है, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी चल भी रही है। अभी उन्होंने एक नया सानंद प्लांट में अपना शुरू किया है, वहाँ से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव कर रही है। आप लोग भी रोड पर जाते होंगे, चारों तरफ देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल काफ़ी चलने लगा है। अच्छा, कैसे पहचानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है? वो जिस गाड़ी में ग्रीन से नंबर प्लेट है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये जान लीजिए। जिस गाड़ी में ग्रीन से रहता है नंबर प्लेट, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। तो आप देखिएगा रोड पर कि ग्रीन प्लेट पर कितनी नंबर गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एक बहुत अच्छा कदम होगा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कैसे उसको किया जाए, कैसे उसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे किया जाए, कितने चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ बनाए, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले तो शहर में एक आध जगह मिलता था, अब आप जाएंगे तो अधिकतर पेट्रोल पंप के आसपास वो चार्जिंग पॉइंट भी बने रहते हैं। तो एक प्रमुखता से इकोनॉमिक फ्रंट पर यह खबर है। स्पोर्ट्स पेज में टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि कोहली ने इंग्लैंड के साथ जो अभी 25 तारीख से द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज होने वाली है, 5 टेस्ट की सीरीज, उसमें पहले 2 टेस्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन सेलेक्टर्स को, इंडियन टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन रोहित शर्मा को कि कुछ पर्सनल रीजन से उनको 2 टेस्ट से अभी बाहर रखा जाए, उनका नाम कंसीडर नहीं किया जाए। अब पर्सनल रीजन क्या है इसके बारे में कोई अलग से खबर नहीं है, और उन लोगों का रिक्वेस्ट भी है कि पर्सनल रीजन स्ट्रिक्टली पर्सनल रहने दीजिए, उस पर ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है कोहली ने। अब उसके चलते इंडिया का टेस्ट चांसेस जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो कैसे रहेगा वो देखने की बात होगी। उसके बारे में क्रिकेट समीक्षकों का, फॉर्मर प्लेयर्स का उस पर काफ़ी लेख है कि उसके जगह पर किन को खिलाया जाए। रहाणे आ सकते हैं, पुजारा आ सकते हैं, कोई भी और अभी आ सकते हैं। करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स में से किन्हीं को आजमाया जा सकता है। तो ये देखने की बात होगी 25 जनवरी से। 2 टेस्ट के बाद विराट कोहली फिर वापस आएंगे, जैसा कि अभी तक की खबर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से खबर है कि क्वार्टर फाइनल लाइनअप जो है मेंस सिंगल्स के लिए वो ड्रॉ हो चुका है। वो अल्कारेज या फिर योकोविच, ये सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और इनका मैच आज से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल का। और एक अच्छी खबर भारतीयों के लिए क्या है कि रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर जो हैं एबडेन, इन लोगों ने डबल्स में क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया है, यानी टॉप 8 में पहुंच गए। हालांकि उनको सीडिंग सेकंड वहां दी गई ऑलरेडी, क्योंकि बोपन्ना का रिकॉर्ड डबल्स में काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, पहले पिछले 5 बार फर्स्ट राउंड में ही हार गए थे, लेकिन इस बार अभी तक क्वार्टर फाइनल पहुंच गया। माइंड कीजिए कि बोपन्ना की उम्र कितनी हो गई है, ही इज़ 43 ईयर्स ओल्ड। और टेनिस कितना स्ट्रेनुअस गेम है, काफ़ी दौड़ना पड़ता है, काफ़ी ये करना पड़ता है। तो ये भारतीयों के लिए एक बड़े खुशी की बात है कि ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और ये सब जो ग्रैंड स्लैम इवेंट होता है ना, ग्रैंड स्लैम इवेंट में इसका महत्व इसलिए भी है कि पैसे काफ़ी मिलते हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको मेन ड्रॉ में रखा गया, उनको भी एक अच्छा अमाउंट मिलता है। फर्स्ट राउंड जिन्होंने जीता उसको उनसे ज़्यादा मिलता है, सेकंड राउंड जिन्होंने जीता उनको और ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे प्राइज अमाउंट भी काफ़ी है। इनके कैरियर में प्राइज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। और टेनिस में जैसा आप लोग जानते हैं ये बहुत सारे पैसे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पायनियर लिखता है कि एडिटोरियल पेज पर, पायनियर में भी फर्स्ट पेज वगैरह पर वही अयोध्या से जुड़ी खबरें हैं या फिर और भी लोकल न्यूज़ेज हैं। एडिटोरियल पेज में पायनियर लिखता है, इन ए चोक होल्ड अमित शाह एम्स टू रूट आउट द स्कर्ज ऑफ नक्सलिज्म विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि भारत से नक्सलिज्म को 3 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा। नक्सलाइट मूवमेंट कब से चल रहा है? ये 1968-69 में बंगाल में जो दार्जिलिंग के पास नक्सलबाड़ी एरिया है, वहाँ से एक तरह से स्टार्ट हुआ था। उसी के नाम पर नक्सलाइट मूवमेंट या नक्सलिज्म चला।
कानू सन्याल, चारू मजूमदार, ये सब इसके बहुत अर्ली लीडर्स थे। बहुत उन लोगों ने ही इस मूवमेंट को खड़ा किया। धीरे 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 ये बढ़ते चला गया, बीच में कम हुआ। अभी भी कुछ एरियाज़ में भारत के, जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, ये सब एरिया में अभी भी नक्सलाइट मूवमेंट अभी भी चलता है इंटीरियर्स में, क्योंकि वहाँ जंगल्स हैं, पहाड़ हैं, ये सब एरिया में उन लोगों के छुपने की गतिविधि को बहुत अच्छा से छुप सकते हैं वो लोग। तो भारतीय आर्मी नहीं, भारतीय पुलिस फोर्स वगैरह जो है या पैरामिलिट्री फोर्सेस चलाते रहती है इनके अगेंस्ट ऑपरेशन। बहुत बार सक्सेसफुल होती है, बहुत बार वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो होम मिनिस्टर का ये प्रॉमिस है, उनका ये प्रॉमिस क्या कहना चाहिए, उनका ये रोड मैप है कि अगले 3 साल में इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन एडिटोरियल पेज में ये चीज़ पर थोड़ा सा नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया गया है पायनियर में। उनका कहना है कि ये सिर्फ आप फोर्स से क्रश नहीं कर सकते हैं, आपको देखना होगा रूट कॉज क्या है, क्यों नक्सलाइट मूवमेंट फलता फूलता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ ड्रॉट ज़्यादा हो रहा है, जहाँ वो सब एरिया में ये फल फूल रहा है, जहाँ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स नहीं पहुँचे हैं, जहाँ एजुकेशन पुअर है, वो सब एरिया पे अब देखेंगे कि ये नक्सलाइट मूवमेंट ज़्यादा फलता फूलता है। तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस बात पर एडिटोरियल ने अपना कमेंट दिया है। पायनियर में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, साइलेंट गार्जियंस ऑफ द फॉरेस्ट। एक आर्टिकल लिखा गया है, उसमें बीके सिन्हा वगैरह का लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट के साइलेंट गार्जियंस कौन है, फॉरेस्ट कैसे सरवाइव करता है, उसको बचाने वाले कौन हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पेड़ के जो बार्क होते हैं, तना जो उसके ऊपर जो रहता है बार्क ना, वो उसका साइलेंट गार्जियंस है, वो पेड़ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं। तो कैसे, वो बार्क है उसको एक प्रोटेक्टिव कवर भी देते हैं किसी भी पेड़ को। शुरुआत में वो पतले होते हैं, बाद में जैसे जैसे पेड़ का एज बढ़ता है वो मोटे होते हैं। वो वाटर रिटेन करते हैं, वो कीड़े मकोड़े से भी पेड़ की बचाव करते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं पेड़ को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बार्क उनके लिए प्रोटेक्ट। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो अपने बॉडी को बचाने के लिए, उसी तरह पेड़ जो है वो बार्क उसको कवर करता है बचाने के लिए। तो उसके बहुत सारे, तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है वो, कि वो फॉरेस्ट जो हम लोग बहुत तरह से लेते हैं कि ये पेड़ को प्लांट करना है, बचाना है, पेड़ मित्र हैं, ये लोग हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो पेड़ के बार्क हैं, जो कि पेड़ को बचाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, कीड़े लगने से बचाते हैं, और इसके चलते फॉरेस्ट ग्रो करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। एक इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड पायनियर लिखता है कि पाकिस्तान एंड ईरान एग्री टू रीइंस्टेट एनवॉयज। पाकिस्तान और ईरान जो है, अभी हाल में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, ये सुना होगा कि पाकिस्तान पर ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था। जैसे इंडिया ने बालाकोट में किया था पाकिस्तान पर, उसी तरह से ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में, जो कि ईरान बॉर्डर से लगता है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया था। और एक जो टेरर आउटफिट है जो उन लोगों का, उस पर अटैक किया था। ईरान का कहना था कि ये हमारे यहाँ घुसकर हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो उसके 1-2 दिन के बाद पाकिस्तान ने भी ईरान पर रिटेलिएशन किया, अटैक किया। पाकिस्तान का कहना था कि ईरान के पाकिस्तान से जो सटे बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे बलूचीज जो हैं वो वहाँ पर फल फूल रहे हैं और आके यहाँ पाकिस्तान में अटैक करते हैं, टेरर अटैक। तो इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, तो इन दोनों के बीच रिलेशन खराब हो गया। दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को, एनवॉयज को एक तरह से समझिए निष्कासित कर दिया, जो जहाँ है वहीं रहिए। लेकिन अभी दोनों इस बात पर एग्री हो गए हैं, दोनों कंट्री, कि एनवॉयज को वापस बुलाया जाए। ईरान के एनवॉयज, जिस समय ईरान का अटैक हुआ था उस समय ईरान के एनवॉयज ईरान में ही थे, पाकिस्तान में नहीं थे, वो ईरान में थे। तो पाकिस्तान ने उनको वहीं रोक दिया था कि आप वापस मत आइए। उसी तरह ईरान ने भी पाकिस्तान के एनवॉय को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया था। तो अभी ये बात पर सहमति बन गई है कि नहीं, दोनों एनवॉयज अपने अपने जगह पे जाएं, दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी कुछ न्यूज़पेपर्स में और भी थी कि पता नहीं ये ईरान और पाकिस्तान का आपस का कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग था
कि हम लोग तो नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, आप लोग हमारे यहाँ अटैक करके इस तरह का टेररिस्ट आउटफिट को ख़त्म कीजिए। तो एक इंटरेस्टिंग ये एनालिसिस था। अब फैक्ट क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये सब छिपी रहती है अंडर द वेल। तो ये है कि इन दोनों का रिलेशन है, अब थोड़ा सा नॉर्मल होगा। ये भारत के लिए भी अच्छा है कि पड़ोसी देश में आपस में रिश्ता ठीक बना रहे। ईरान में भारत का इंटरेस्ट है चाबहार एयरपोर्ट के थ्रू, बलूचिस्तान माना जाता है कि इंडिया समर्थक है। तो ठीक है, ये एक न्यूज़ है, पाकिस्तान ईरान एग्री टू रिइंस्टेट एनवॉयज। एक इंटरनेशनल न्यूज़ में और है, पायनियर लिखता है कि रॉन डेसैंटिस विड्रॉज फ्रॉम रिपब्लिकन प्राइमरी, इंडोर्सेस ट्रम्प फॉर 2024। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है 2024 में, और उसमें होना है तो वहाँ की मेन दो पार्टी है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो अभी जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वहाँ जो नॉर्मली होता है कि कभी रिपब्लिकन एक बार बनते हैं एक बार डेमोक्रेट बनते हैं, ऐसे बहुत दिन से चलते आ रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप थे वहाँ के प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें होता है कि जितनी प्रिलिमिनरीज होती है, माने जितनी स्टेट्स हैं, वहाँ दोनों पार्टी के लोग अपने अपने कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए भारत में ही है, जैसे भारत में महाराष्ट्र हो गया, तो मान लीजिए यहाँ कोई पार्टी उम्मीदवार अपना कौन रखेगी उसके लिए पहले आपस में डिसाइड करती है। तो वो वही वहाँ जो प्रिलिमिनरीज होता है ये कहा जाता है। तो वहाँ रिपब्लिकन के तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कैंडिडेट के लिए अपने को लाइन में रखे हैं, भारतीय थे विवेक रामास्वामी वो भी लाइन में थे, निक हेली वो भी लाइन में है, रॉन डेसैंटिस ये भी लाइन में थे कि भाई पहले हमको प्रिलिमिनरीज में चुन के, ये नहीं है कि पार्टी ने किसी को खड़ा कर दिया कि हमारे ये कैंडिडेट रहेंगे। ये लोग आपस में पहले फाइट करते हैं कि हमारे पार्टी हम में से किसको खड़ा करेगी, किसको वोट देगी। तो रॉन डेसैंटिस ने अपने को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी जो प्रिलिमिनरी हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेट में काफ़ी अच्छा से जीते, आयोवा में पहले हुआ था, अभी दूसरी जगह बहुत अच्छी तरह जीते। तो रॉन डेसैंटिस ने अपने को अलग कर लिया, विवेक रामास्वामी पहले ही अलग कर चुके हैं। तो अब मेन फाइट रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए डोनाल्ड ट्रंप और निक हेली में है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेट अस सी। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन पर कुछ केसेस चल रहे हैं, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिपब्लिकन कैंडिडेट इस बार वो रहेंगे। स्पोर्ट्स पेज पर पायनियर लिखता है कि पाक हॉकी टीम फेल्स टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ये बहुत दुखद बात है, पाकिस्तान लगातार तीसरी बार ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में नहीं क्वालिफाई कर पाया है। पेरिस में जो ओलंपिक होना है 2024 में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी हॉकी टीम रही है हमेशा से। भारत और पाकिस्तान हॉकी के पर्यायवाची शब्द माने जाते थे। बाद में यूरोपियन देशों का भी दबदबा उसमें हो गया, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, बेल्जियम, ये सब आ गए, इंग्लैंड। लेकिन भारत और पाकिस्तान की हॉकी राइवलरी हमेशा से बहुत नामी रही है। पाकिस्तान को खेलते देखना अच्छा लगता है। दोनों इंडिया और पाकिस्तान अपने तरह की हॉकी खेलते हैं। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस बार पेरिस हॉकी में क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये खबर है। बिजनेस लाइन लिखता है, उसमें भी रामलला के बारे में है न्यूज़, लेकिन उसमें एक न्यूज़ है, आफ्टर अर्जेंटीना माइंस मिनिस्ट्री लुकिंग टू टैप चिली फॉर लिथियम। बिजनेस लाइन का ये न्यूज़ है। बिजनेस लाइन लिखता है कि अर्जेंटीना के लिथियम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, बार बार इसके बारे में डिस्कशन होता है कि लिथियम आज समझिए कि एक ज़रूरत है सभी के चीज़ के लिए। आयन बैटरीज है, मोबाइल बैटरीज है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सभी चीज़ में लिथियम की आजकल ज़रूरत है। और भारत हमेशा से चाइना पे डिपेंडेंट रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारत में लिथियम का प्रोडक्शन न के बराबर है। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में लिथियम का यहाँ रिजर्व काफ़ी मिला है। जम्मू कश्मीर में मिला है, राजस्थान में मिला है, झारखंड में भी मिलने की बात है। झारखंड में कहा जा रहा है कि यहाँ का जो लिथियम रिजर्व है वो भारत में सबसे अच्छा होगा। तो उसके बारे में भी उस झारखंड में जो माइका एरिया है, माइका जहाँ होता था गिरिडीह कोडरमा एरिया में,
वहाँ लिथियम भंडार मिलने की भी काफ़ी संभावना है। तो ये तो रही भारत की बात। तो भारत यहाँ की जो माइंस कंपनियां हैं ना, वो अभी अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ से अभी हाल ही में 5 माइंस के साथ उन लोगों का नेगोशिएशन हुआ है। उसको एक तरह से टेक ओवर किया है इंडियन माइन कंपनियों ने लिथियम को और खुदाई करने के लिए। तो भारत अब जो है चिली के साथ, चिली भी साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना से लगता है, एंडीज पर्वत उसके वेस्ट में है, तो वहाँ से वो लिथियम वहाँ भी भंडार काफ़ी है। तो इंडियन कंपनियां वहाँ भी अब मौके तलाश रही हैं कि चिली से भी कुछ नेगोशिएशन किया जाए, वहाँ से भी लिथियम रिजर्व को लाने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इंडिया अनाउंसेज एक्विजिशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। ये तो कुछ दिन पहले हो गया था, अब चिली में बात हो रही है। वीक फाउंडेशंस एडिटोरियल, बिजनेस लाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। वीक फाउंडेशंस, वीक फाउंडेशन क्या चीज़ का? तो इसमें 2 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स ASER, और टाटा, ये एक NGO की तरफ से रिपोर्ट आती है, और एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उन लोगों ने एक टीचर्स पे रिपोर्ट की है। तो इन लोगों का जो रिपोर्ट है उससे निष्कर्ष, उन लोगों के रिपोर्ट में, यह सर्वे में बात खुलकर सामने आई है कि 14 साल से 18 साल के बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग, उनमें से मोर देन 45%, नहीं 25%, मोर देन 25% बच्चे, माने 1 आउट ऑफ एवरी 4 बच्चे क्लास 2 का टेक्स्ट भी अपने मदर टंग में फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग हैं और क्लास 2 का टेक्स्ट बुक आपको दे दिया जाए और आप उसको फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाइए, रुक रुक कर पढ़िए, देख देख कर पढ़िए, तो ये दुखद स्थिति है। तो ये इन लोगों का कहना है कि ये वीक फाउंडेशन हम लोगों का बन रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी में एक और डैमेजिंग रिपोर्ट क्या है कि ओनली 43% ऑफ 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज जो है ना, वो सिंपल डिवीज़न कर पाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथ में नॉर्मली अधिकतर बच्चे वीक पाए जा रहे हैं, और उसमें सिंपल डिवीज़न करने में भी 14 से 18 साल के बच्चे, उसमें भी 57% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जो भी सैंपल साइज होगा उसमें जो देखा गया है कि 57% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं सिंपल डिवीजन, सिर्फ 43% बच्चे कर पा रहे हैं। और मैं किस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ? 14 से 18 साल। तो ये बहुत चिंतनीय बात है। इसीलिए एडिटोरियल का हेडिंग ही है वीक फाउंडेशंस, वीक फाउंडेशन। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को उस तरह से एजुकेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, टीचर्स को उस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आखिर कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्यों बच्चे मैथ नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों बच्चे फ्लुएंटली रीड नहीं कर पा रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस लाइन में एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, वो लैंग्वेज थोड़ा सा इसका अलग है। हे स्टूपिड गेट ऑफ व्हाट्सएप, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई व्हाट्सएप जो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल सबसे फेमस, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब है, ट्विटर, तो ये व्हाट्सएप से बोल रहा है कि आप अलग होइए। व्हाट्सएप हम लोगों को सबको स्टूपिड बना रहा है, हम लोगों का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो नष्ट हो रहा है। वन वे जो व्हाट्सएप में आता है उसको हम बिलीव करते हैं। आजकल के बच्चे जो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कॉमन ट्रेंड हो गया, माना जाता है कि ऑफिस व्हाट्सएप पर चलती है। व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया और उसी पर सब कुछ हो रहा है, बॉस ने जो भेज दिया वही बात माना जा रहा है। एक तरह से वन वे चल रहा है, विदाउट ऑथेंटिसिटी को जज किए हुए ये हम लोग व्हाट्सएप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इट्स व्हाट्सएप डैमेजिंग यंग पीपल्स कैरियर बाय स्टंटिंग देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को स्टंट कर दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है व्हाट्सएप के चलते। तो इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि भाई सोशलाइज कीजिए, लोगों से मिलिए, आपस में बात कीजिए, व्हाट्सएप छोड़िए, फिजिकली मिलिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने बॉसेस से, अपने एम्प्लॉयज़ से, और बात कीजिए।
तो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, आपका डिसीजन लेने का जो तरीका है वो बदलेगा। तो इस बात पर वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक बिजनेसमैन एक और लिखता है कि इट इज टाइम टू बास्क अंडर द पावर ऑफ सन। ये सोलर पैनल से रिलेटेड चीज़ है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ है। गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडाइज किया है कि अगर आप रूफ टॉप पर लगाते हैं सोलर पैनल तो कुछ सब्सिडी दी जाएगी। अभी सोलर जो पावर है वो क्यों बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव है उसका इंस्टॉल करने का, उसके जो सोलर पैनल्स वगैरह उसका बहुत प्रोहिबिटिव और बहुत स्पेस लेता है वो। तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देने के लिए अनाउंस की है कि लोग अपने घरों में अगर रूफ टॉप पर लगाएंगे तो जो कॉस्ट आएगा उसका इनिशियल कुछ सब्सिडी दी जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि इसके चलते सोलर पैनल का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। सोलर एनर्जी लोग अपने घरों में उसको ले, अभी आप इमेजिन कीजिए कि कोई पावर कट नहीं हो रहा है आपके पास, आपका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है, सोलर पावर लगेगा तो वो आपका यूनिट होगा, उसमें कोई बिजली बिल नहीं आ रही है और आपको हर समय बिजली मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। भारत में बहुत सारी कंपनियां सोलर एनर्जी पर बहुत लगी हुई है, सुजलॉन वगैरह है, वो कंपनियां लगी हुई हैं। इसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये खबर एक प्रमुखता से है। सेंटर्स डिसीजन टू सब्सिडाइज, तो इट इज टाइम टू बास्क अंडर द सोलर सन। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है बाइटिंग कोल्ड हिट्स नॉर्थ इंडिया एज मर्करी ड्रॉप्स। हिंदुस्तान टाइम्स, बाइटिंग कोल्ड अभी क्या है, आप लोग हर दिन पेपर में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ अगर देखते हैं उसमें भी देख रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत भयानक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और तो पूरे नॉर्थ इंडिया से मतलब है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जितने ही ये सब नॉर्थ इंडिया, तो वो बाइटिंग काफ़ी कोल्ड है। देखिए पहले याद कीजिए, पहले माना जाता था कि नॉर्थ इंडिया में 14 जनवरी से जो मकर संक्रांति होता था उस समय से सूर्य उत्तरायण हो जाता था और ठंड कमने लगती थी। लेकिन ये ट्रेंड पिछले 8-10 सालों में बदला है। अब होता क्या है नॉर्मली कि 14 जनवरी के बाद भी आप देखिएगा कि एक आध महीने बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, उसका ये इम्पैक्ट है धीरे धीरे। हर गर्मी भी अब 1 महीना बाद शुरू होता है, बरसात भी जो पहले 10 जून के आसपास, 1 जून के आसपास मानसून इंडिया में इंटर करता था, उसमें भी देरी होने लगी है। तो ये इम्पैक्ट अब पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो इस पीरियड में 20-22 तारीख के आसपास जनवरी में नॉर्थ इंडिया में बाइटिंग कोल्ड है। तो ये न्यूज़ एक प्रमुखता से है। हालांकि वहाँ ये खबर है, लेकिन आप अभी जाइए, बिहार जाइए, आप झारखंड जाइए, बंगाल जाइए, यूपी जाइए, सभी जगहों में बहुत ठंड पड़ रही है। वहाँ का न्यूज़ आपके पास आ रहा है कि अभी पंजाब में माइनस टेम्परेचर 5 डिग्री है, 6 डिग्री है। लेकिन आप झारखंड के कुछ इलाकों में जाइए, वहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक है। बिहार के कुछ इलाकों में जाइए, वहाँ भी टेम्परेचर आपको 4 डिग्री 5 डिग्री मिनिमम मिलेंगे, सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये बाइटिंग कोल्ड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिजनेस न्यूज़ में हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि सडन मार्केट हॉलीडे रिस्क्स डेंटिंग इंडियाज ग्लोबल इमेज। अगर आप लोग इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट का या बिजनेस न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, तो नॉर्मली भारत का शेयर मार्केट जो है सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। लेकिन पिछले शनिवार को कुछ एक अनयूजुअल इवेंट हुआ। पहले से अनाउंस किया हुआ था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शनिवार को इमरजेंसी टेस्टिंग करने के लिए, जैसे होता है कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बॉम्बे में काफ़ी अगस्त के महीने में काफ़ी पानी पड़ा था, काफ़ी बारिश हुई थी 4-5 दिनों तक, तो सब कुछ वहाँ ठप हो गया था। इवन इक्विटी मार्केट भी, क्योंकि एक्सचेंजेस में भी पानी आ गया था। तो इसके लिए क्या किया गया है कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया गया है, DRCs, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाई जाती है। ये बहुत सारे बैंक्स में भी है इस तरह का। तो जैसे बॉम्बे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है ना, तो चेन्नई में, जो कि दूसरे छोर पर पड़े,
वहाँ पर एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया गया है कि अगर बॉम्बे में किसी तरह से दिक्कत हो जाए, मार्केट चलने में किसी कारण से वहाँ डिसरप्शन हो जाए, तो उसको स्विच ओवर कर दिया जाए, चेन्नई से चलाया जाए। क्योंकि मार्केट में अगर किसी तरह से डिसरप्शन होता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कंट्री की इकॉनमी पर पड़ता है, इसका मैसेज जाता है बहुत तरह का। तो उसको बीच बीच में टेस्ट किया जाता है कि हमारा वो डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो इस संडे को अनाउंस किया हुआ था कि वो स्पेशल सेशन उसके लिए 2 घंटे का किया जाएगा। नॉर्मली सैटरडे को मार्केट बंद रहती है। इन द मीन टाइम ये न्यूज़ आ गया कि 22 जनवरी को सोमवार को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह तो वहीं है, रिजर्व बैंक भी वहीं है, तो पूरी छुट्टी के चलते मंडे को जो स्टॉक एक्सचेंज खुलने वाला था उसको बंद कर दिया गया और उसके जगह पर सैटरडे को जो एक स्पेशल सेशन चलने वाला था उसको फुल सेशन बना कर दिया गया। तो सैटरडे को फुल सेशन स्टॉक मार्केट चला। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। तो ये कहता है पेपर कि ये सडन जो चेंज हुआ ये आपका इमेज को डेंट करता है, अफेक्ट करता है। विदेशी जो फंड संस्थागत निवेशक है ना, उनके लिए ये थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ होगा, क्योंकि वो सैटरडे बंद के मोड में रहते हैं, सोमवार खुलने के मोड में रहते हैं। उस तरह उन लोगों ने अपना फंड का एलोकेशन किया रहता है, उनका डिसीजन रहता है कि कैसे क्या करना है। ये जब अचानक हुआ तो इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बाहर। लेकिन हालांकि कुछ उसमें जो एनालिस्ट है वो लिखते हैं कि इसका कोई खास असर नहीं होगा, ये वन ऑफ डे है, कभी भी इस तरह का हो सकता है, इमरजेंसी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसके चलते कोई इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसी में स्पोर्ट्स पेज पर हिंदुस्तान टाइम्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन, भारत का जो टेस्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड के साथ, उसके बारे में, या पाकिस्तान फिर क्वालिफाई नहीं कर पाया ओलंपिक में, हॉकी में, भारत टफ पूल में है ओलंपिक में। तो ये सब चीज़ें प्रमुखता से खबर पर है। रोहन बोपन्ना और एबडेन के बारे में भी है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ थे उसके बारे में आज हम चर्चा किए हैं। और रामलला प्रताप जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके बारे में थोड़ा सा, उसका इकोनॉमी के इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है पॉजिटिवली, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा विस्तार से चर्चा की, एनालाइज किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।